नमस्कार दोस्तों, किताब घर कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुनीत और हमेशा की तरह मेरे साथ आज भी हैं शैलेंद्र। शैलेंद्र जी नमस्कार। और आज हम एक जर्मन कहानी द मेटाफोर्सिस पर बात करने वाले हैं, जिसका जर्मन शीर्षक है डाई वर्वलंग और अंग्रेजी में अनुवाद जिसका द मेटाफोर्सिस के नाम से हुआ था। हिंदी में अनुवाद इसका बनता है कायाकल्प या कायांतरण। कायांतरण के नाम से एक और भी कहानी है, उसकी चर्चा हम फिर कभी कर लेंगे। लेकिन आज जिस कहानी की हम बात कर रहे हैं वो है फ्रांस काफ्का की कहानी द मेटाफोर्सिस। फ्रांस काफ्का जर्मन लेखक हैं। 1883 में इनका जन्म हुआ था और 1924 में मृत्यु हुई थी। बहुत छोटा इनका जीवन था। अपने परिवार से, अपने पिता से इनके संबंध कोई बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं थे। बीमा कंपनी में अधिकारी के रूप में इन्होंने काम किया और छोटी उम्र में ही इनकी मृत्यु हो गई थी। इनकी इच्छा थी कि इनकी मृत्यु के पश्चात इनकी पांडुलिपियों को जला दिया जाए, लेकिन इनके मित्रों और शुभचिंतकों ने ऐसा नहीं किया और इनका अधिकतम साहित्य जो है वो इनके मरणोपरांत प्रकाशित हुआ है, जिसका विभिन्न भाषाओं में अनुवाद भी हुआ। अंग्रेज़ी, हिंदी, उर्दू जैसी भाषाओं में इनके साहित्य का अनुवाद हुआ। तो आज हम जिस कहानी या लघु उपन्यास की हम बात करें, 1914 में ये प्रकाशित हुआ था लघु उपन्यास के रूप में, डाई वर्वलंग, जर्मन उपन्यास जिसका अंग्रेजी नाम द मेटाफोर्सिस। द मेटाफोर्सिस मूल रूप से कहानी है अलगाव की, स्वार्थपरता की, व्यक्ति की उपयोगिता की, अपने अस्तित्व की खोज की। ये कहानी दर्शाती है कि एक व्यक्ति की उपयोगिता तब तक ही है इस पूंजीपति समाज में जब तक कि वो कमाता है। जैसे ही वो कमाने से नकारा हो जाता है, वो किसी वजह से कमा नहीं पाता, समाज में, परिवार में उसकी उपयोगिता समाप्त हो जाती है। और यही होता है इस कहानी के नायक के साथ। इस कहानी का नायक गार्सा एक दिन सुबह जब उठा तो उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर जैसे एक मकोड़े के रूप में, एक कीड़े के रूप में परिवर्तित हो गया है और उसका शरीर धीरे धीरे ऐंठ रहा है। जैसे ही उसकी इस स्थिति का पता उसके परिवार को चला, जैसे उसके परिवार ने उसे देखा, उसके परिवार के लोगों को उससे घृणा व नफरत होने लगी। अब उसका जीवन एकाकीपन का, अलगाववाद का शिकार होने लगा। परिवार के सभी लोग उससे नफरत करने लगे। शुरू में उसकी बहन ग्रेटा ने उसकी देखभाल की, लेकिन धीरे धीरे उसे भी गार्सा से नफरत होने लगी। और एक वक्त ऐसा आया जब इसी कुंठा, एकाकीपन, अलगाव के कारण गार्सा की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के पश्चात उसका परिवार तय करता है कि वो अपने जीवन को एक नए सिरे से आरंभ करेंगे और उसके परिवार ने राहत की सांस ली उसकी मृत्यु के साथ ही। जैसे ही गार्सा कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाता है, उसका परिवार उससे घृणा करने लगता है। गार्सा एक सेल्समैन है, अपने परिवार में वो अकेला कमाने वाला है और इसी वजह से अब परिवार के ऊपर गार्सा के कीड़ा बन जाने से आर्थिक संकट मंडराने लगा है। और अब गार्सा की उपयोगिता परिवार में समाप्त हो गई है क्योंकि वह कमा नहीं सकता और यही कारण है कि उसके परिवार के लोग उससे घृणा करने लगे हैं। गार्सा जो है वो अब एक घृणित पात्र है, अनुपयोगी पात्र है। इस पूंजीपति समाज में उसकी उपयोगिता समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर लेखक ने फैंटेसी और वास्तविकता दोनों को एक साथ जोड़ने का प्रयास किया है। फैंटेसी एक व्यक्ति के कीड़े के रूप में परिवर्तित हो जाने के माध्यम से है और वास्तविकता है उसके जीवन में आए परिवर्तनों से, कि जब वो व्यक्ति नकारा हो गया तो उसका जीवन पूरी तरह से परिवर्तित हो गया। परिवार उसके प्रति घृणा करने लगा, अलगाववाद का वो शिकार हो गया और अकेलेपन का वो शिकार हो गया। जो बहन उसकी देखभाल करती थी, धीरे धीरे उसे भी उससे नफरत होने लगी। तो ये इस कहानी का कथासार है द मेटाफोर्सिस का। और अब मैं आमंत्रित कर रहा हूँ शैलेंद्र जी को, आए माइक पर और इस कहानी पर आगे की चर्चा करें। आज हम फ्रांस काफ्का की कालजयी कृति मेटामॉर्फोसिस पर बात करेंगे। मेटामॉर्फोसिस को समझने से पहले हमें काफ्का को समझना पड़ेगा, काफ्का की ट्रेजेडीज़ को समझना पड़ेगा, उनकी जो व्यक्तित्व की विशेषताएं थी उनको जानना पड़ेगा। ये ऐसी चर्चा है
जो हम सब अपने भीतर धड़कते महसूसेंगे कि ये तो हमारे साथ भी है। जो सुनेगा वो ये कहेगा कि ये तो हमारे साथ भी हो रहा है, ये तो उसके साथ भी था, ये तो इसके साथ भी था। और जब हम ये बात सुनते हैं कि मेटामॉर्फोसिस में एक व्यक्ति कीड़े में तब्दील हो जाता है, लाइक कॉकरोच, तो हमें ऐसा लगता है कि ऐसा भी हो सकता है क्या? ऐसा कहीं है क्या? ऐसा सत्य है क्या? इस पर हमें कोई भी विश्वास ही नहीं आता। परंतु सत्य ये है कि ऐसा ही होता है, या ऐसा बहुत ज़्यादा बार होता है, ये भी कह दे तो गलत नहीं है। मित्रों, फ्रांस काफ्का 1883 में जर्मन में हुए। उनके पिता हर्मन काफ्का एक कसाई के बेटे थे। जब फ्रांस काफ्का 8, 9, 10 साल के थे, तब उन्होंने अपने परिवार से एक जिद की। वो सो रहे थे, एकदम से उठे और वो बोले कि मुझे प्यास लगी है। परिवार वाले भी सो रहे थे। उन्होंने कहा, भाई सो जा, कोई बात नहीं, बाद में पी लेना। बच्चा एकदम जिद पे अड़ गया और उसने इस बात की जिद पकड़ ली और वो बोला, मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो। बच्चे ने इतनी जिद पकड़ी कि उनके पिता हर्मन काफ्का का दिमाग बहुत गर्म हो गया और उन्होंने फ्रांस काफ्का को पकड़ करके बाहर बालकनी में खड़ा कर दिया और पूरी रात भर खड़ा रखा। सर्दी, ठिठुरती सर्दी थी, हाड़ कपा देने वाली। यूरोप में तो वैसे ही बहुत तेज सर्दी होती है। और बच्चे ने भी ऐसे कुछ कपड़े नहीं पहने थे जो गर्म कपड़े थे। एक शर्ट में, टी शर्ट में बच्चा था, नाइट सूट में कह लो, नाइट ड्रेस में कह लो। तो उस तरह की स्थिति में बच्चे का इस तरह बाहर खड़ा किए जाना बच्चे को बेहद डरा गया। तब से काफ्का बिल्कुल एकदम आज्ञाकारी पुत्र हो गए और वे जो है अपने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करने लग गए। ये आज्ञाकारिता नहीं थी मित्रों, ये डर था, भय था। क्या इस तरह के भय से गुजरकर अपने आप को कीड़ा नहीं समझा जा सकता? या क्या ऐसे भय से गुजरकर अपने जीवन में अनिश्चितता और डर की जो अनुभूति है उससे अविश्वास नहीं उगता? इस तरह की ही भावनाओं की गुत्थम गुत्था की एक जटिल अवधारणा है काफ्का, फ्रांस काफ्का, जिसे बाद में काफ्का एस या काफ्काईपन कह दो, काफ्काई कह दो, कुछ कह दो, वो कहा जाने लगा। काफ्का का पूरा जीवन अपने पिता की सत्ता से प्रभावित हुआ जीवन है। उन्होंने अपनी आरंभिक कहानियों में एक कहानी लिखी, द जजमेंट। द जजमेंट में एक लड़का अपने बीमार पिता की बहुत सेवा करता होता है और पिता की इतनी अच्छी सेवा होती है कि पिता उठ खड़ा होता है। पिता के उठ खड़ा होने के बाद पिता उस लड़के से जाने किस कारण से बहुत दुखी, बहुत नाराज होता है और नाराज होकर के कहता है कि तुमने मेरा कुछ नहीं किया, तुम बिल्कुल झूठे व्यक्ति हो, तुम्हें तो डूब मरना चाहिए। और लड़का अपने पिता की आज्ञा का अक्षरशः पालन करता है और वो डूब मरता है। इस तरह की भावनाओं का जो जखीरा है वो काफ्का है। वो जो धारणाएं हैं वो काफ्काईपन है। जब जब हम लोग ये देखेंगे कि कोई सत्ता किसी मजबूर को बहुत डरा डरा करके उसको मजबूरन करके अपनी जय के नारे लगवाए, अपने गलत हुए कामों को, अपने गलत किए कामों को इंसाफ कहलवाए,
अच्छे दिन या बहुत बड़ी अवधारणाएं कहलाएं, विकास की, विकासशील देश की, विकसित होने के देश की अवधारणाएं कहलाएं, जब हम ये देखेंगे कि कोई बड़ा छतनार वृक्ष किसी पौधे की छाया को खा जाए, जब हम ये देखें कि दीपक किसी पतंगे को लील कर उसी लय में मुस्कुराता रहे जिसमें मुस्कुराता है, तो हमें काफका याद आएगा। हमारे हृदय के आंगन में काफकाई गूंज उभरेगी और हमें ये लगेगा कि ये तो हमारे आसपास की बात है। उसने वहाँ अन्याय से चकमा खाया, उसने वहाँ अन्याय से धोखा खाया, उसके साथ यहाँ हुआ, फला के साथ वहाँ हुआ। ये भावनाएं जब जब हमारे हृदयों में उठती है तब तब हमें काफका की याद आती है। काफका की बहुत सुप्रसिद्ध कृति मेटामॉर्फोसिस इसी तरह की एक कहानी है साथियों। मेटामॉर्फोसिस की जो उठान की पंक्ति है, पहली लाइन, वही ये बात कहती है कि व्यक्ति भयंकर सपने देखने वाला होता है और एक दिन वो क्या महसूस करता है कि वो जैसे एक कीड़े में तब्दील हो गया। एक व्यक्ति का कीड़े में तब्दील होना। इस कहानी में जो ये इनका उपन्यास है, इसमें अर्थ की मल्टी लेयर्स है, बहुत सारी लेयर्स। थोड़ा मैं कथानक पर या कथ्य पर थोड़ी सी बात कर लेता हूँ। इसमें एक व्यक्ति होता है, वो जब जागता है तो महसूसता है कि वो एक कीड़े में तब्दील हो गया है। उसे इसका विश्वास नहीं होता है, परंतु उसे लगता है ऐसा कि ऐसा ही है। उसे बाहर अपने घर परिवार के सदस्यों की आवाज़ आ रही होती है और वो यह भी महसूसता है कि वो उठने में आज लेट है। उसे ये भय भी हो रहा है कि उसका बॉस उसे डांटेगा और अगर वो ज़्यादा लेट हो गया तो उसका बॉस यहीं आ जाएगा और यहीं आकर के उसे निकम्मा नाकारा व्यक्ति साबित करने की बात कहेगा, नाकारा बताएगा और उसे बुरी तरह से डांटेगा। ये जो डर है ना, इस डर की बुनावट ही पूरी कहानी की मुख्य आधारशिला है। ये पिता का डर है, ये अपने लोगों का डर है, ये बॉस का डर है। ये बॉस का डर यहाँ उभर करके आ रहा है। काफका इस डर को, जो पिता का जो उनका डर था, जो 8, 9, 10 साल की एज में उन्होंने जो जीवन जिया, जो पिता ने उनके साथ किया, उस एज में जो उनके भीतर डर ने पांव गाड़े, खूंटा गाड़ करके जो डर बैठा उनके भीतर, वो उनकी ताउम्र जो है रचनाएं जितनी भी लिखी गई, जितनी भी उन्होंने सृजन किया, उनकी ताउम्र जो जिंदगी गुजरी, उसमें कदम दर कदम साथ रहता रहा। डर दूर नहीं हो पाया काफका का। और ये डर क्या था? ये डर था पिता की सत्ता का डर, ये डर था उस सत्ता का डर जो हम पर शासन करती है, ये डर था बॉस का, ये डर था मैनेजमेंट का, ये डर था हर उस आदमी का जो छोटे आदमी को कुचलता है। ये दबाए जाने का डर था, डांटने का डर था और व्यक्ति की मानसिकता को उस गड्ढे में ले जाने का एक एहसास था जिसमें यदि उसको कोई झूठ भी कह दे कि आज दिन में रात हो गई, तो वो डर के मारे रात ही कह देगा दिन को। ये अवधारणा कि एक झूठ को बार बार बोला जाए, बार बार बोला जाए, इतनी बार बोला जाए कि झूठ सच से भी सच्चा लगे, इस अवधारणा की जो जटिलताएं हैं उनको परत दर परत खोलने की कहानी है मेटामॉर्फोसिस। ये 1915 में प्रकाशित हुई थी साथियों और इनके जीवन काल में ही पब्लिश्ड कृति थी ये। काफका के जीवन काल में बहुत कम रचनाएं पब्लिश हुई, उनमें से ये भी थी। तो जब उसने महसूसा कि बॉस आएगा, अगर मैं लेट हो गया तो मुझे डांटेगा, तो वो महसूस करता है व्यक्ति कि वो कीड़े में तब्दील हो चुका है और उसका बॉस आ चुका है। उसके दरवाजे को धक्के मार करके, धक्का लगा करके किसी ने खोल दिया है और जब उसका दरवाजा खोला गया तो वो कीड़ा जो है तन करके खड़ा हो गया।
तब वो जब तन करके खड़ा हो रहा था तो भीतर महसूस रहा था कि यार मैं तो सच में एक कीड़ा बन गया हूँ, कीड़े में मैं तब्दील हो गया हूँ। उसके बाद जब उसको इस हालत में बाहर के लोग देखते हैं तो उनकी हैरानी का कोई ठिकाना नहीं रहता। वो उस डर के भाग जाता है और घर वाले लोग बिल्कुल एकदम हैरान हो जाते हैं, कहते हैं कि हमारे लड़के के कमरे में कीड़ा घुस आया है। ये जो है कीड़ा देख करके डरना, भाग जाना, दूसरे लोगों का अलग समझना, ये क्या है कि हम दूसरे को देख करके मजे लेते हैं। कोई खुश होता है, कोई ताली मारता है, कोई लंबा सांस खींच करके थोड़ा दुखी होने का नाटक सा करता है, कोई थोड़ा बहुत दुखी भी होता है, कोई थोड़ा ज़्यादा भी हो जाता है एक आध, परंतु मैक्सिमम लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें भी यही बात है कि कोई ज़्यादा सा किसी को लग नहीं रहा है कि कोई कुछ बहुत बड़ा कुछ हुआ है, परंतु पास के कमरे में बैठ करके जो नायक हैं मेटामॉर्फोसिस के, उनके पिता यानी कि एक कीड़े के पिता, जो कीड़ा बन चुका है नायक, उसके पिता ये कहते हैं कि मैंने जो है कुछ पैसे बचा रखे हैं, उनसे काम चल जाएगा, घर का गुजर बसर हो जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, अभी कुछ दिनों तक कोई दिक्कत है नहीं। इस बात से कीड़ा बने नायक को बड़ा सुकून मिलता है, अच्छा लगता है। इस नायक की कोई भी देखभाल नहीं करता है, उसके बाद ये दर्शाया गया है, बस उसकी बहन ही उसकी देखभाल करती है। उसकी बहन उसके लिए रोज़ जो है 2 टाइम खाना देती है। जब पहली बार उसकी बहन उसके लिए दूध और ब्रेड रख करके गई तो उसे दूध पीना अच्छा ही नहीं लगा। जब दूध बिल्कुल सड़ गया, फट गया और ब्रेड भी बिल्कुल सड़ गए तो सड़ा हुआ खाना उसको पसंद आया। यानी कि वो पूरी तरह कीड़ा हो चुका था, आहार से, व्यवहार से। बाहरी जो उसका शरीर था वो पूरी तरह कीड़ा हो चुका था, रेंगने वाला कीड़ा, दीवारों पर फिसलने वाला कीड़ा, इधर उधर से फूला कीड़ा, सिर पीछे से उस पर उभरा हुआपन हो गया था, लाइक ए कॉकरोच। तो वो ऐसा कीड़ा हो गया था। तो साथियों, जब कहानी आगे बढ़ती है और ये लेखक बताते हैं कि वो भीतर अंदर से जो है ना बड़ी तकलीफ फील करता है। उसके बाद उसकी माता और बहन उसकी कमरे का सारा सामान हटा देती है। उसकी बहन का ये मानना होता है कि भाई को जो है इस सामान से तकलीफ हो रही है, तो वो अलमारियां हटा देती हैं, आसपास की और चीज़ें हटा देती है, परंतु वो एक सोफ़ा नहीं हटाती है, क्योंकि जब भी कोई बाहर का व्यक्ति आता था तो वो कॉकरोच जो है, उस बड़ा कॉकरोच जो नायक कॉकरोच बन गया था, वो उस सोफे के पीछे ही छुपता था। वो उसके लिए एक आरामदायक गुफा जैसा था, तो उसके पीछे वो छुप जाता था। बहन को संवेदना है, वो उसको नहीं हटाती है। उसके बाद जब कहानी थोड़ी सी आगे बढ़ती है तो उसकी बहन वो पेंटिंग हटाने लगती है जो नायक को बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिय थी। वो कीड़ा बना नायक भी उस पेंटिंग से चिपक जाता है और उसे हटाने नहीं देता है। ये देख करके कीड़े की माँ यानी कि नायक की माँ बेहोश हो जाती है और ये फील करती है कि मेरा कीड़ा बना बेटा भी लड़कियों के जाल से, लड़कियों के चंगुल से मुक्त नहीं हो पाया, ये आज भी लड़कियों के चक्कर में पड़ा हुआ है। तो ये इस तरह की विचारधारा प्रेम के खिलाफ खड़ा करने की सोच है। और काफका के जीवन में प्रेम आया साथियों, बहुत बार आया, पर जितनी बार भी आया उनके पिता ने प्रेम को नहीं स्वीकारा। अपने बेटे की शादी पिता ने नहीं होने दी, जड़ें खूंटे बन गई। तो ये खूंटे बनने की पीड़ा काफका के इस महान उपन्यास में यानी कि मेटामॉर्फोसिस में भी स्पष्ट रूप से उभर करके आती है। खैर, तो उसके बाद जब सारा सामान हटा दिया गया, जब और कुछ हो गया, तो धीरे धीरे समय गुजरा, कुछ दिन गुजरे, ऐसे ही उसको खाना मिलता रहा और वो धीरे धीरे महसूस नहीं लग गया कि मेरी काया तो अब ऐसी ही है, मेरा तो शरीर अब ऐसा ही है। तो
एक बार कहानी आगे बढ़ती है और एक बार जो है घर का खर्चा चलाने के लिए जो है धीरे धीरे बहन जो है बाहर सिलाई सीखती है, बहन भी बाहर काम करने लग जाती है और माँ सिलाई का काम करती है, बहन दूसरे काम करती है और पिता भी थोड़ा काम करने की कोशिश करते हैं, शुरुआत करने की कोशिश करते हैं। लेखक एक कदम दिखाना चाहते हैं कि व्यक्ति की जिंदगी जो है ना किसी के कारण रुकती नहीं है, ठिठकती है थोड़ा सा और विचारती है और कई बार विचारती भी नहीं है। कई बार अलवेयर कामों के द आउटसाइडर की तरह बिल्कुल एकदम संवेदनहीन स्वर में आगे बढ़ जाती है, संवेदनहीनता का स्वर रहता है। खैर, तो किराएदार और एक बार होता यह है कि किराएदार और घर के सारे सदस्य बाहर बैठे होते हैं, किराएदार डाइनिंग टेबल पे खाना खा रहे होते हैं और लड़की यानी कि जो नायक की बहन थी, कीड़ा बने नायक की बहन, वो वायलिन बजाती होती है। जो नायक था यानी कि जो कीड़ा बन गया नायक था, उसको वायलिन बहुत पसंद होता है और अपनी बहन के वायलिन को तो वो और भी ज़्यादा प्यार करता है। वो तो अपनी बहन को वायलिन स्कूल में भी भेजना चाहता था, पर क्या करे, कीड़ा बन गया, कीड़े में उसकी काया तब्दील हो गई। वो धीरे धीरे अपने आप को ठेलता खींचता यानी कि अब रेंगता हुआ वो दरवाजे से बाहर निकल जाता है और सब लोग उसको देख करके एकदम हैरानी में आ जाते हैं और किराएदार तो गुस्सिया जाते हैं, एकदम गुस्से में हो जाते हैं और वो कहते हैं कि हम आपके घर से अब भी इसी वक्त चले जाएंगे और हम आपको किराया भी नहीं देंगे, आपकी रिपोर्ट करेंगे, क्योंकि हमने तो साफ सुथरा घर मांगा था, आपने तो कीड़ों वाला घर दे दिया। आपके घर में तो इतना बड़ा कीड़ा है, इतनी गंदगी है, हमने तो सोचा भी नहीं था, आपने हमसे चीट किया है, धोखा किया है। और वो किराएदार चले जाते हैं। इस आर्थिक आघात से और इस सोशल जो हानि हुई, सामाजिक जो हानि हुई परिवार की, इससे उसकी प्यारी बहन का दिल भी डगमगा जाता है और वो कहती है कि अब हमें इस समस्या पर सोचना पड़ेगा, हमें इस कीड़े से, मित्रों, हमें इस कीड़े से मुक्ति पानी पड़ेगी, इस कीड़े से मुक्त होना पड़ेगा। जो बहन अपने भाई से बेहद प्यार करती थी, जो भाई अपनी बहन को वायलिन स्कूल भेजना चाहता था, जो बहन रोज खाना देती थी, जो बहन उसकी आराम की स्थिति का भी ख्याल रखती थी, जो भाई बहन के वायलिन को सुनकर अपने आप को कीड़ा बनने की हालत में भी रोक नहीं पाया, वही बहन परिस्थितियों की मार से इतनी आहत हुई कि वो अपने भाई को कीड़ा बताने पर मजबूर हो गई। यहाँ चित्रलेखा में भगवती चरण वर्मा की वो बात बिल्कुल एकदम प्रासंगिक होती है कि मनुष्य परिस्थितियों का दास है, उसका कोई वश नहीं चलता, सब परिस्थितियों की महिमा है, सब परिस्थितियों का खेल है। तो जब उसकी बहन ये कहती है कि हमें इस कीड़े से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तो उसी वक्त जब किराएदार भी चले जाते हैं और वो जबरदस्ती, किराएदार जब गुस्सा करते हैं तो जबरदस्ती उसके पिता उसको भीतर ठेलते हैं। ऐसे नहीं जाता तो 2-3 बार किक करते हैं, यानी कि लात मारते हैं उसके, और लात मार करके उसको भेज देते हैं भीतर, ठूस देते हैं। तो ये ठूस देना क्या है? ये दबाव है, शासन है, बड़े का छोटे को कुचलने का उपक्रम है, बड़े का छोटे को कुचल देने का एक प्रयास है, अपने आप को बड़ा मानने की अवधारणा है, कुछ कह लो इसको, मैनेजमेंट का ऐसा ताप जो सच में बहुत दुखद है, वो ताप। खैर, तो कथा आगे बढ़ती है साथियों। फिर जब बहन कहती है कि हमें, इस घटना के बाद जब बहन कहती है कि हमें इस कीड़े से पीछा छुड़ाना पड़ेगा, तो वो दुखी होता है और वो फिर से बाहर निकल आता है। जब वो बाहर निकलता है तो पिता घर बाहर से थके हुए आते हैं, थकान की परिस्थिति में आते हैं। पिता ने जब उसको बाहर निकले देखा तो वो उसके दनादन से मारते हैं, दनादन से मारते हैं। ये सेब का मारना वहाँ असभ्यता का प्रतीक है जर्मनी में। सॉरी, ये सेब का जो मारना है ये अलग तरह की सोच है। ये वो सोच है कि बहुत बर्बरता करी जा रही है,
बर्बरता का व्यवहार करा जा रहा है। जब हमें व्यक्ति अपने सा नहीं लगता, हमारे अधिकारों से उस व्यक्ति के अधिकार टकराते महसूस होते हैं, तो हमें वो कीड़ा या हमें वो व्यक्ति, जो छोटा व्यक्ति है, वो बोझ लगता है। उसको हम कभी तो दबा कुचला कहते हैं, कभी हम उसको बर्बर भी कह देते हैं, कभी हम उसको असभ्य कह देते हैं, कभी हम उसको कुत्ता, कीड़ा, कुछ भी नाम से, जानवर नाम से पुकार लेते हैं। तो ये उसी धारणा का विकास है, उसी धारणा की अगली सीढ़ी है कि जो सत्ता है, यानी कि जो पिता रूप में शासन है, जो शासक पिता बन चुका है, वो शासक अपने कीड़ा बने बेटे को, जो कीड़ा कॉकरोच में तब्दील हुआ बेटा है, उसके दनादन सेब मार रहा है। सेब एक इस तरह से उस पर प्रहार करता है, होता है एक सेब से उसके यानी कि नायक की पीठ पर ऐसा प्रहार होता है कि सेब उसकी पीठ के भीतर चला जाता है और उससे उसको बहुत तकलीफ होती है, बहुत ही तकलीफ होती है। अगले दिन जब हम इस कथा को, अगले पड़ाव पे जब हम इस कथा को पढ़ते हैं, तो काफका लिखते हैं कि सुबह तक उसकी मृत्यु हो चुकी होती है। वो कीड़ा बना व्यक्ति मर जाता है। उसको जब ये पता लगा कि उसकी बहन उससे पीछा छुड़ाना चाहती है, उसको जब ये पता लगा कि उसके पिता, उसका परिवार उससे मुख मोड़ गया है, तो वो अपने प्राणों से विमुख है, प्राणों को नहीं रखना चाहता अपने पास और प्राण त्याग देता है, मर जाता है। तो मित्रों, ये कीड़ा बनने की जो अवधारणा है, ये मेटामॉर्फोसिस का एक ऐसा सत्य है जो बहुत बार हम सबके जीवन में घटित होता है। जब हम देखते हैं कि हमारी कोई गलती ही नहीं है, परंतु फिर भी हम जी हजूरी करने पर मजबूर हैं। हमें मैनेजमेंट कुचल रहा है, हमें सत्ता कुचल रही है, हमें कोई कंपनी कुचल रही है, हमें कोई भी शासक, चाहे वो पिता रूप में हो, चाहे वो पति रूप में हो, चाहे वो बड़े भाई के रूप में हो, चाहे वो बेटों के रूप में हो, चाहे वो किसी भी रूप में हो, वो हमें दबा रहा है। तो हम उस वक्त दबने पर मजबूर हैं, तो हम उस वक्त कीड़े बन चुके होते हैं। ऐसा कीड़ा हमारे भीतर उठता है जो अपने आप में बहुत कुछ करने की कोशिश तो करता है, परंतु कुछ नहीं कर पाता। ये मेटामॉर्फोसिस अनेक अर्थों को उद्घाटित करने वाली कथा है। इसमें देखो, एक सबसे मेन बात कि जो कीड़ा बन चुका है वो भीतर से इंसान है, और जो इंसान है वे भीतर से कीड़े हैं, क्योंकि उनकी सोच, उनकी विचारधारा इतनी कुंठित हो गई है कि उन्हें अपने हितों से आगे कुछ दिखता ही नहीं। और जो कीड़ा बना व्यक्ति है वो उन सब के बारे में सोचता है, उसमें संवेदना है। जब पिता कहते हैं कि 1 महीने का 2 महीने का पैसा तो मेरे पास है, मैंने इतना तो बचा रखा है, तो वो खुश होता है, उसके अंदर हैप्पीनेस आती है। परंतु जब वो कीड़ा बाहर आ जाता है, तो वही पिता जिसकी बातों से उस कीड़े को हैप्पीनेस होती है, नायक बने कीड़े को, वही पिता उसके दनादन सेब मारता है और उन सेबों के आघातों से, अपनों के अविश्वास के आघात से उस नायक की, जो कीड़ा बन गया था, मृत्यु होती है। अच्छा, अगली इसमें ही एक बड़ी सोच उभर के आती है एब्सर्डिटी, यानी कि एक तरह की ऐसी विचारधारा जो अनिश्चित सी होते हुए ना जचने लायक, ऐसा लगता है कि ऐसा क्या हो सकता है, ऐसी अद्भुत सी अवधारणा, उसको हम एब्सर्डिटी कह सकते हैं। एब्सर्ड नाटकों में यही होता था कि जो हो ही नहीं सकता वो साहित्य में दिखा करके अपनी बात को कह देना। और ये बहुत बड़ा एब्सर्ड था, बहुत जबरदस्त नाटक था ये, उपन्यास था ये, 1915 में लिखा हुआ। तब तो इंडियन उपन्यासों ने तो वो बड़ी छलांग लगाई ही नहीं थी। प्रेमचंद जी और उनके बाद के उपन्यासों ने बड़ी छलांग लगाई है। हमारे यहाँ तो तब तक मुख्य रूप से तिलिस्मी उपन्यास रचे जा रहे थे जब ये मेटामॉर्फोसिस लिखा गया। 1915 की बात है, जर्मन में तब इतनी बड़ी कृति तैयार हो रही थी। काफका को
अपने लिखे पर विश्वास नहीं था। उन्हें ऐसा लगता था कि एक डरे दबे कुचले व्यक्ति की भीतर की भावना को कौन समझेगा, उसकी सोच को कौन समझेगा, किसे पसंद आएगी, क्या पढ़ने की पड़ी है लोगों को जो उसकी पीड़ा को पढ़ेंगे। तभी उन्होंने अपने दोस्त को कहा था कि मेरी किसी किताब को पब्लिश मत करवाना, चला देना सारी की सारी किताबें, क्योंकि ये लिखा बहुत खराब लिखा है। मैं इस पर बहुत काम करना चाहता था, परंतु अगर मुझे समय ने मैं रिपीट कर रहा हूँ, लेखक ने कहा था कि मैं इस पर बहुत काम करना चाहता हूँ, परंतु समय अगर मुझे इजाज़त नहीं देगा तो इसका मैं कुछ नहीं कर सकता। अर्थात जब उनका अंतिम टाइम था, बिल्कुल अंतिम टाइम, 83 में जन्मे थे, 1883 में, और 1924 में उनकी डेथ हो गई थी। अंतिम टाइम पे, अपनी लाइफ के अंतिम टाइम पे उन्होंने अपने दोस्त को, मैक्स को किताबें दी थी और किताबें जला देने की रिक्वेस्ट के साथ दी थी, परंतु उन्होंने नहीं जलाई। उसके बाद इनके अमेरिका या द ट्रैवलर जैसे बहुत महान उपन्यास पब्लिश हुए। द ट्रैवलर की अवधारणा को जब हम देखते हैं तो काफका और खुल करके हमारे सामने आते हैं। काफका द ट्रैवलर में ऐसे व्यक्ति का प्रतिनिधित्व करते हैं जिसको शुरू से ये पता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, परंतु फिर भी वो गिरफ्तार किया जा रहा है। आज भी हम बहुत जगहों पर बहुत से ऐसे लोगों को देखते हैं जिनकी कोई गलती नहीं है। इजराइल और फिलिस्तीन का वॉर देख लो, या रूस और यूक्रेन का वॉर देख लो, या इधर उधर और सारी चीज़ें देख लो, तात्कालिक आसपास की परिस्थितियां देख लो, बहुत सारे लोगों को इसी बिना किसी खोट के ही जेलों में डाल दिया जा रहा है। बहुत सारे लोगों को बिना किसी खोट के गोली मार दी जा रही है। छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण किया जा रहा है, बच्चियों के बलात्कार किए जा रहे हैं, उनका कोई कसूर ही नहीं है। क्या सौंदर्य है जो आंखों को, दृष्टि को प्रतीत होने वाला सौंदर्य, अगर उसको ज्यादा प्रेरित होता है, प्रभावित होता है कोई उस सौंदर्य से, तो क्या उस सौंदर्य को कुचल ही डाले कोई? क्या मानवता को शर्मसार करने वाली घटना ही घटा दे कोई? परंतु इन बातों को कौन देखता है? सब चल रहा है, सब झूठ बिक रहा है, बहुत बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। जो लोग, जो सत्ता सबसे ज्यादा शोषण करती है, वो अपने शोषण को आखिरी में कहती है कि ये इंसाफ हो गया है। इसी बात का बहुत बड़ा उदाहरण था द ट्रैवलर। द ट्रैवलर में भी काफका यही कहते हैं कि भाई उसको, नायक को शुरू से पता है कि उसका कोई खोट नहीं है, परंतु अंत तक जाते जाते उसको ये जज जाती है बात कि उसकी गलती है और उसको सजा मिलेगी, परंतु उसको आखिरी में भी ये नहीं पता होता कि उसकी गलती क्या है। उसको ये पता लगता है कि उसकी गलती है और उसको सजा मिलेगी। ये जो डर था, जो मैंने 1912 में पब्लिश हुई द जस्टिस कहानी इनकी थी, द जजमेंट उनकी जो कहानी थी, उस कहानी की जो बात करी कि पिता ने कहा तुमने कुछ नहीं किया मेरे लिए, जाओ तुम डूब मरो, और नायक जाकर के डूब मरता है। और जब 15 में लिखते हैं, 1915 में मेटामॉर्फोसिस में अपने आप को कीड़े में तब्दील हुआ महसूस थे, और बाद में द ट्रैवलर में काफका ये बात कहते हैं कि भाई एक व्यक्ति को पता है कि उसकी कोई गलती नहीं है, परंतु फिर भी वो अपना खोट मानता है। झूठ इस व्यापक रूप में परोस दिया जा रहा है कि भाई कोई किसी की गलती हो चाहे ना हो, परंतु अगला व्यक्ति झूठ सुन सुन करके इतना प्रेरित हो गया है कि वो झूठ को ही सच मानने लग गया है, रात को ही दिन मानने लग गया है, अंधेरे को ही उजाला मानने लग गया है। बस इस जिद का ही सबसे बड़ा उदाहरण हम सब के सामने है काफका। जब भी अन्याय से न्याय लड़ेगा, जब भी असत्य से सत्य लड़ेगा, जब भी गलत से सही लड़ेगा, तब तब काफका किसी न किसी दरीचे से उसमें व्यापक रूप से झांक रहे होंगे, उसकी तरफ झांक रहे होंगे, और उस अवधारणा के सेंटर में आकर के काफका की मेटामॉर्फोसिस, द ट्रैवलर और द जजमेंट जैसी रचनाएं धड़केंगी, अमेरिका जैसी रचनाएं धड़केंगी। तो इस तरह की अवधारणाओं को बहुत व्यापक लेवल पर, अस्तित्ववाद को बहुत व्यापक लेवल पर लेकर के जाने वाले लेखक थे फ्रांस काफका। आप लोगों ने इस व्याख्यान को, इस चिंतन को मन से सुना, इसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। और काफका को पढ़ते समय, मेटामॉर्फोसिस, द ट्रैवलर और दूसरी उनकी रचनाओं को पढ़ते समय सच में ये लगता है
कि ये हम सब के आसपास की परिस्थितियां हैं। जब हम देखते हैं कि 11 साल की जो बच्ची है उसको विद्यालय जाने से पहले ही किसी ने पकड़ लिया और इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना घटा दी, बाद में वो गर्भिणी भी हो गई और उनके पिता ने ही उनका बाहर कर दिया घर से, उसको घर से बाहर कर दिया, निकाल दिया और बच्ची मर गई। जब हम ये देखते हैं कि किसी ट्रैवलर महिला के योनि में बहुत सारे पत्थर मिले और वो मर गई, जब हम ये देखते हैं कि किसी विकलांग को बाहर निकलने पर कोई ये कह देता है कि रे तुम किसने खोल दिए भाई, जब हम किसी विकलांग की माता से ये बात करते देखते हैं, जैसे 2 भाई हैं और एक विकलांग है उनमें से, तो जब हम ये बात करते देखते हैं कि लोग तो कहते हैं कि तेरे तो एक ही है, दूसरा तो विकलांग है, तब हम अपने आसपास खड़े काफका को महसूसते हैं, काफका एस को महसूसते हैं, काफकाईपन को महसूसते हैं। और यह प्रतीति जब तक समाज में बनी रहेगी साथियों, तब तक मेटामॉर्फोसिस का नायक हम सब के बीच कीड़ा बनकर कुलबुलाता रहेगा, हृदयों में कुलबुलाता रहेगा, समाज में कुलबुलाता रहेगा, परिस्थितियों में कुलबुलाता रहेगा और पारिस्थितिकीय क्राइसिस को बिल्कुल एकदम स्पष्ट चीख चीख कर बताता रहेगा कि यूटोपिया के चक्कर में रहने वालों डिस्टोपिया को देखो। तो आशा करूंगा कि आपको हमारी आज की ये चर्चा पसंद आई होगी द मेटाफोर्सिस पर। अगले कार्यक्रम में पुनः हमारी भेंट होगी किसी अन्य उपन्यास अथवा कहानी या किसी साहित्य की अन्य विधा के साथ। तब तक हमें आज का कार्यक्रम समाप्त करने की आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।